गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के लिए सिविक्स की किताब पढ़ेंगे। इसके चैप्टर 4 जिसका नाम है न्यायपालिका, इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था न्यायपालिका की भूमिका और न्यायपालिका की व्यवस्था में इसकी 3 प्रकार की अदालतें, जिसमें सबसे ऊपरी अदालत थी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सबसे नीचे जिला अदालतें। आज हम देखेंगे कि कानूनी मामले कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि कानूनी मामले 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दीवानी कानून, इसे हम सिविल कानून भी कहते हैं। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की निजी क्षति हो, वैसे कानून इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत ज़मीन की खरीद बिक्री के मामले का विवाद, वस्तुओं की खरीदारी का विवाद, किराया, तलाक और इससे संबंधित मुकदमों का निपटारा होता है। दूसरे प्रकार का कानूनी मामला है फौजदारी कानून। इसमें फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से ये संबंधित होता है जिससे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती या फिर दहेज प्रताड़ना के मामले आदि। बच्चों, यहाँ आपके लिए गतिविधि दी गई है। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन से कानूनी मामले किस में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 तरह के केस दिए हुए हैं। पहले केस में है कि मोहन का उसके पड़ोसी के साथ ज़मीन विवाद का मामला। जैसा कि अभी आपने तुरंत जाना कि ज़मीन विवाद से संबंधित मामले दीवानी कानून में आते हैं। दूसरा केस है जेम्स के घर में हुई डकैती के केस का मामला। तो आपने जाना कि फौजदारी कानून के से संबंधित ये मामला बनता है। तीसरे केस में है एक दुकानदार पर रूपाली के द्वारा नकली वस्तु बेचने का आरोप लगाना। तो ये मामला भी दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। और चौथे केस में है रमीज़ के भाई की हत्या का मामला। तो जैसा कि आपने जाना कि हत्या से संबंधित मामले फौजदारी कानून के मामले हैं। तो ये आपने 4 बिंदुओं से 2 प्रकार के कानूनों के संबंधित बातें जानी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इसमें हम देखेंगे कि हमारी न्यायपालिका को पूरी तरह से संविधान के द्वारा स्वतंत्र रखा गया है। उस पर ना ही विधायिका ना ही कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप होता है। भले ही कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करती है, लेकिन जब फैसले देने के मामले होते हैं तब कार्यपालिका का उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और न्यायपालिका में एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत ही कठोर कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें साबित होने के बाद ही हम किसी न्यायाधीश को पदच्युत या कर सकते हैं या उनको अपने पद से हटा सकते हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है। संविधान ने हमें ऐसा अधिकार दिया है कि हम अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जाकर अपने न्याय के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। न्यायालय ने इस कानूनी प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम यदि कोई व्यक्ति तार या पत्र भेजता है तो उसे ही जनहित याचिका मान लिया जाता है। शुरुआत के वर्षों में जनहित याचिका के द्वारा बहुत सारे कानूनी कार्य निपटाए गए। जैसे बिहार में बंधुआ मजदूरों के साथ किए गए अमानवीय श्रम की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस याचिका की सहायता ली गई। और बिहार के वैसे बहुत सारे कैदी जो जेल में अपनी सज़ा काट चुके थे लेकिन किसी कारणवश रिहा नहीं किए गए थे, इस याचिका के माध्यम से वैसे लोगों को रिहा कराया गया। क्या आपको पता है कि कौन कौन से मुद्दे जनहित याचिका के अंतर्गत रखे जा सकते हैं? तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आएंगे। सबसे पहले है बंधुआ श्रम, दूसरा उपेक्षित बच्चे, तीसरा है श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण दैनिक कामगारों का शोषण से संबंधित। इसके चौथे बिंदु में है
कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन। अगला बिंदु है पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं करना या पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु। उसके बाद है महिलाओं पर अत्याचार संबंधित मामलों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ग्रामीणों का सह ग्रामीणों या पुलिस द्वारा उत्पीड़न या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में व्यक्तियों का शोषण। 8वां बिंदु है दंगा पीड़ित व्यक्तियों के लिए, फिर है पारिवारिक पेंशन के लिए, और सबसे अंत में पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा, दवाओं, खाद्य अपमिश्रण यानी खाद्य में मिलावट, विरासत और संस्कृति, प्राचीन वस्तुओं, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित मामले जनहित याचिका में दायर किए जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर को मिलने वाला मध्याह्न भोजन भी एक जनहित याचिका के द्वारा की गई व्यवस्था के तहत ही हमें सुलभ हो सका है। इसके लिए आप देखें कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित बातें दी गई हैं। चित्र क में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा, जिसकी वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की समस्या पैदा हो गई। दूसरे चित्र में सरकारी गोदाम अनाजों से तो भरे पड़े थे, लेकिन बहुत सारा गेहूं चूहों के द्वारा खा लिया गया। तीसरे चित्र में आप देख पाते हैं कि इस भयंकर स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया था कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकारों में शामिल है। इसलिए राज्य ने संसाधन कम होने के कारण भोजन की उपलब्धता कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को, उसकी दलील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि राज्य का दायित्व बनता है कि वह अपने सभी नागरिकों तक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके लिए तहत आप चौथे चित्र में देख पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को रोजगार पैदा करने, राशन के सरकारी दुकानों के जरिए सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने और स्कूलों में दोपहर का भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रिपोर्ट देने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की। तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में अदालतों की शीर्ष भूमिका होती है। और ऊपर के उदाहरण में हमने देखा कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन के जीने का मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसके तहत हमें भोजन का अधिकार भी मिला है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और इस दिशा में केंद्र के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ठोस कदम है, जिसके द्वारा प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को महीने में एक बार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि ऐसा देखने को मिलता है कि अदालतों में किसी मुकदमे का निर्णय होने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने कार्यपालिका एवं विधायिका पर अंकुश लगाने एवं लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे न्यायपालिका अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उसके जीवन संबंधित सभी अधिकारों की रक्षा का प्रयास करती है और उन्हें पूरा करने का हर संभव आश्वासन दिलाती है। आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम आपको प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे।